हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे गए सभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें इजी नहीं थे, बहुत डीप में पूछे गए थे। बहुत वैसे क्वेश्चंस थे कि अगर आप लोगों ने आगे 10th के बाद, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आप लोग कर रहे हो कवर, 10th तक की बायोलॉजी इसमें पूछी जा रही है। इसके अंदर ऐसे बायोलॉजी नहीं थी, तो इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं जिनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सारे एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइलेशन आराम से मिल जाएंगे। साथ ही हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जाकर बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे आप जिनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड ऑल्सो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम लोग जो बैचेस के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्युलर बायोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के बारे में बताओ सबसे बेस्ट क्या है डिस्क्रिप्शन। पहली बात तो आपको मैं याद दिला दूं, सूडोपोडिया बन रहा था एमीबा की बॉडी में। तो एमीबा की बॉडी क्या कर रही थी, जब भी उसको खाना दिख रहा था तो वो अपनी बॉडी से एक टेम्परेरी प्रोजेक्शन बना रही थी जिसकी वजह से वो खाने को अपने अंदर वो ले सकती है। ठीक है, तो इसको सूडोपोडिया बोल रहे थे। तो सूडोपोडिया बेसिकली है क्या, सूडोपोडिया एक टेम्परेरी प्रोजेक्शन है सेल मेम्ब्रेन की जिससे वो मूवमेंट कर सकती है, इधर उधर जा सकती है और फीड अपने आप को वो करा सकती है। सो इट इज अ टेम्परेरी प्रोजेक्शन। रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि परमानेंट नहीं रहते। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल की कोई कोशिकांग है जी नहीं, बस अपनी सेल जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसने अपनी शेप चेंज करी। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, परमानेंट भी नहीं है। नेक्स्ट सी, ये इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मैं बता रही थी कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 10th तक आपने किया हुआ होगा। नेम द ब्लू फ्लोरोसेंट डाई दैट कैन बी यूज्ड टू स्टेन लिविंग और फिक्स्ड सेल्स। उस नीले रंजक का नाम बताओ जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं को रंजन के लिए किया जाता है। सो बेसिकली अगर लिविंग सेल हो या फिक्स सेल हो, उसको अगर आपको डाई करना है ब्लू कलर की, तो द नेम ऑफ द डाई इज डापी, DAPI। ठीक है, तो डापी है ये। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं ये भी बता देती हूँ, ऑल्दो इट इज ऑफ नो यूज क्योंकि एज सच आपको याद नहीं करनी है। इसकी फुल फॉर्म है 4-6 डाई अमीनिडो, ठीक है, अमीडिनो। 4-6 डाई अमीडिनो 2 फिनाइल इंडोल। तो इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डापी। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। Name the scientist who developed the process of deciphering the genetic code in the living cells in 1960। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 1960 में उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने जेनेटिक कोड, जो अनुवंशिकी कोड है, उसको डेसिफर अगर आपको करना है कैसे आप कर सकते हो ये बताया था। तो ये भी अलग एक प्रॉपर ब्रांच है साइंस की जिसमें आपने पढ़ा है, ये ऑल्दो आपके फाउंडेशन कोर्स में है। तो 1960s में ये प्रोसेस डेवलप की थी किसने, मार्शल निरनबर्ग ने। तो ये ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे, ईयर भी लर्न कर लेंगे। इन विच ईयर वॉज जिबर्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय आइशी कुरोसावा विच इज नोन टू स्टाइमुलेट सीड जर्मिनेशन एंड सेल प्रोलिफरेशन। देखो, ये जो जिबर्लिक एसिड है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स है। जिबर्लिक जो है वहां से ये डिराइव हुआ है। तो ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था आपके इची कुरोसावा ने। ठीक है, कब किया था, 1926 में किया था। और उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये क्या करता है कि सेल को
सेल की ग्रोथ को कैसे मतलब जर्मिनेशन को कैसे ये स्टिमुलेट करता है, यानी बीज का जो अंकुरन है कैसे उसको प्रोमोट करता है, कैसे जो अगर सेल प्रोलिफरेशन जो हो रहा है, प्रचुरवर्धन हो रहा है, उसको कैसे ये प्रोमोट करता है। तो किसने बताया था? ये बताया था आइची कुरोसावा ने। कब बताया था? 1926। और किसके बारे में बताया था? जिबर्लिक एसिड के बारे में बताया था। तो ये ध्यान से इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट, Which of the following is responsible for the conversion of stored fats into sugars in plants? देखो हमारी बॉडी में फैट का अगर पूछेंगे तो सब कुछ आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्या टूटता है। सबसे पहले बाइल तोड़ेगा, फिर लाइपेज, फिर इंटेस्टाइनल जूस, ये। लेकिन पौधों में फैट भी शुगर में चेंज होता है, तो वो कौन करता है? तो वो करता है आपका ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम करता है किसको? फैट को चेंज कर देगा किसमें? शुगर में, यानी जो ग्लूकोज है उसमें, क्योंकि उनकी बॉडी में सारा खाना ही ग्लूकोज में चेंज होगा। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेंगे, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर में टूटेगा, उनकी बॉडी में सब कुछ शुगर में ही टूटता है। ठीक है, तो कौन तोड़ेगा फैट को? ग्लाइऑक्सीसोम। द एसिड प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर भी होता है ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यही है हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट कनेक्ट वन सेल टू द अदर आर नोन एज, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्यीय तंतु क्या कहलाते हैं? देखो आपको पता है, जैसे एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ होता है, बीच में पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म तक, एक कोशिका द्रव्य से दूसरे कोशिका द्रव्य तक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु। हिंदी में तो आप देखते ही बता दोगे क्योंकि कोशिका। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी साइंस के क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखे जो आपको लगे कि हमें समझ नहीं आ रहे इंग्लिश में, जरूर जरूर बिल्कुल लास्ट में उनको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि हिंदी में देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल देख लिया करो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एन्यूप्लॉइड्स? एन्यूप्लॉइड्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? देखो, एन्यूप्लॉइड्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू अपोजिट पोल्स, ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, हर एक जीन में एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है क्रोमोसोम्स में, तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, ये गलत है कि एन्यूप्लॉइड्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास हर एक चीज का क्रोमोसोम में ज्यादा सेट होगा। जैसे हमारी बॉडी में हर चीज के 2 सेट होते हैं, एक जो मदर से आया, एक जो फादर से आया, चाहे वो हेयर कलर का हो, एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा। लेकिन वो बोल रहे हैं एन्यूप्लॉइड्स वो हैं जिनमें हर चीज के 2 से ज्यादा सेट्स होंगे। दैट इज एनी हाउ नॉट पॉसिबल, तो यही गलत है। बाकी एन्यूप्लॉइड्स के बारे में बाकी सब कुछ ठीक है कि इनमें क्रोमोसोम्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम जो है या तो वो मिस होगा या फिर उसी की ज्यादा कॉपीज होंगी। मतलब जैसे एक फादर से आया तो फादर से वैसा ही सेम 2 आ गए, मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी चीज के 3 अलग अलग तरीके, जी नहीं, 2 तरीके के होंगे, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई एक कॉपी मिस हो गई हो यानी कम हो, या फिर एक की एक्स्ट्रा कॉपी बन गई हो रेप्लिकेशन के टाइम। यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इरेगुलर मियोटिक डिवीजन, ये तब होता है जब गुणसूत्र का जब विभाजन हो रहा होता है, लेकिन इरेगुलरली। Which of the following natural heterogeneous polysaccharides present in the middle lamella strengthens the adjacent plant cells and provides cohesion to plant tissue? इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड ऐसा है जो मिडिल लेमेला में यानी बीच में प्रेजेंट होता है और जो इधर उधर के प्लांट सेल होंगे, जैसे बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो इधर का प्लांट सेल और इधर के प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा ये और उनको चिपका के रखेगा। तो वो कौन सा नेचुरल पॉलीसैकेराइड है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? वो है आपका पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन है वो, ये ध्यान से इसको कर लेंगे। तो पेक्टिन है जो अगर बीच में प्रेजेंट होगा तो इसके इधर जो सेल है और इसके जो इधर सेल है इसको क्या करेगा? कोहेजन, चिपका के रखेगा। इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म डिसीज इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय विच स्पीशीज ऑफ एस्केलमेंट्स? वो ये बोल रहे हैं जो इंटेस्टाइनल डिसीज है, जो आंत में जो बीमारी होती है,
एस्केलमेंस से होती है, लेकिन एस्केलमेंस के भी कौन से आप कह सकते हो कौन से वॉर्म से होती है। तो देखो ये वही चीज आ गई कि बिल्कुल डीप डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है आपका एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल ये एस्केलमेंस का एक कैटेगरी है जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करती है। एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन। सैल्मोनेला इन्फेक्शन का कौन सा इनमें से सिम्टम नहीं है। मैं आपको बता दूं इनमें से जैसे फीवर हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, लाइक पेट दर्द हो गया, फीवर हो गया, आपका डायरिया हो गया, ये सारी आपकी इन्फेक्शन है सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उससे होने वाली बीमारी का, लेकिन वोमिटिंग उसका नहीं है। उल्टी उसके फैमिली जो है, जो बैक्टीरिया की फैमिली है, वोमिटिंग उसकी वजह से नहीं होती, ध्यान रखना। सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो फीवर भी करेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, डायरिया भी होगा, पेट भी खराब होगा, बट वोमिटिंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट इज इच्थियोफिस बेटडोमी, एक वॉर्म लाइक एम्फीबियन है जो स्विम कर सकता है, लाइक एक एम्फीबियन है, ठीक है, एक उभयचर है, तो पानी जमीन दोनों पे रहेगा, वॉर्म के जैसा दिखता है, बिलोंग्स टू विच जीनस, उसकी जीनस का नाम बताओ। ये भी बिल्कुल डेप्थ का क्वेश्चन है, 11th-12th का क्वेश्चन है, जब प्रॉपर आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें वो बोल रहे हैं। आपको पता है ये जो वॉर्म है, ये जो एम्फीबियन है, ये तैरता है और ये वॉर्म है, बिल्कुल ऐसा लगता है कीड़ा ही तैर रहा है। इसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। इनके जो होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि हाथ पैर इनके होते ही नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से माइन्यूट क्रिएचर्स होते हैं ये। तो दीज आर लिम्बलेस क्रिएचर्स यानी लघुपाद उभयचर। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। जो वंशागति के जो नियम हैं वो चिरसम्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए, तो सबसे आसान है मेंडल, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। इन्होंने पी प्लांट पे, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, इस पे एक्सपेरिमेंट करे थे और इन्होंने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीस्टोन स्पीशीज इन सवाना इकोसिस्टम। इनमें से सवाना पारिस्थितिकी, सवाना आपने पढ़ा होगा ना, ग्रासलैंड्स, इन सब में सबसे मेन स्पीशीज कौन सी है जो वहां पाई जाती है, वहां पाए जाते हैं हाथी, एलिफेंट, वो मेन स्पीशीज है वहां की, तो ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एरी सिल्कवॉर्म। एरी सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम बताओ। जो सब ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है, डोमेस्टिकेटेड है, कमर्शियल नॉन मलबेरी सिल्कवॉर्म्स, यानी सबसे ज्यादा इनका आप कह सकते हो कि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट इनको करते हैं, सबसे ज्यादा इनको पाला जाता है और इनसे सिल्क बनाई जाती है कमर्शियल। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है, इनका साइंटिफिक नेम है फिलोसामिया रसीनी। फिलोसामिया रसीनी यही है आपका एरी सिल्कवॉर्म, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, कोल्ड सोर्स और पेनफुल ब्लिस्टर्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन फ्रॉम विच वायरस। आपने देखा होगा ठंड में जो घाव हो जाते हैं किस वायरस के वजह से होते हैं, किस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। ठंड आती है तो हाथ पैर सूजने शुरू हो जाते हैं, किस वायरस की वजह से, HSN1, HSV1। तो HSV1 इन्फेक्ट वायरस है जिसकी वजह से जो कोल्ड सोर्स होते हैं ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेम द वायरल इन्फेक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज शिंगल्स। उस इन्फेक्शन का नाम बताओ जिसे शिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। कोई ठंड की वजह से नहीं है, ये नॉर्मल है कि इन्फेक्शन की वजह से रैशेज और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उसको शिंगल्स भी बोलते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर, ध्यान रखेंगे हर्पीज के नाम से ये सारे के सारे, जोस्टर नाम है, शिंगल्स और जोस्टर याद रखेंगे, ये कनेक्टेड है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द बॉडी कॉजेज कुशिंग्स सिंड्रोम। हमारी बॉडी में किस हार्मोन के एक्स्ट्रा बनने से कुशिंग सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से वेट गेन होगा, हमारा वेट बढ़ेगा लेकिन स्किन पतली होती जाएगी। तो ये कौन सा है, ये है आपका कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा बन रहा है तो वेट गेन होगा और आपकी स्किन पतली 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 यानी थिन 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 होती जाएगी।
हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आउट ऑफ 22 नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन 22 में से कितने ऐसे हैं जो हमें चाहिए होते हैं पर हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें खाने के थ्रू लेने पड़ेंगे? 8 अमीनो एसिड्स हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, हमें बाहर से ही लेने पड़ेंगे। रिजरपाइन बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है ना उनके उसमें लगाई होती है ताकि ब्लड प्रेशर कम रहे। रेस्पिराइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, ये एक पौधे से निकलती है, पौधा भी मेडिसिनल प्लांट है ये, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है रुवोल्फिया सर्पेंटिना। रुवोल्फिया सर्पेंटिना। रेस्पिराइन से, रिजरपाइन से याद रखोगे सर्पेंटाइन, सर्पेंटिना, ठीक है। रेस्पिराइन, रिजरपाइन और सर्पेंटाइन नाम बिल्कुल लगभग सेम है, तो इस तरीके से याद रखोगे। रुवोल्फिया सर्पेंटिना क्या है? ये वही है जिससे आप क्या ले रहे थे? रिजरपाइन, आई थिंक रिजरपाइन ही है, रिजरपाइन। रिजरपाइन दवाई जिससे हाई बीपी कम होता है। ये क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है, एक औषधीय पादप है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू विच फाइलम डू राउंड वॉर्म्स बिलोंग? राउंड वॉर्म्स किस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ये एस्केलमेंट्स, जिनकी वजह से इंटेस्टाइनल बीमारियां होती हैं, उसको बिलोंग करते हैं राउंड वॉर्म्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन से इनमें से नहीं आते? वर्टिब्रेट्स में जिनमें रीढ़ की हड्डी होगी। तो अगर आपको नहीं भी पता, आप एलिमिनेशन से देख लो, इसके अंदर वैसे भी 5 कैटेगरी आ रही थी, है ना, एव्स, मैमेलिया, रेप्टिलिया और आपके एम्फीबिया, 5 थे पीसेस। तो एव्स भी है, रेप्टिलिया भी है, मैमलिया भी, मैमल्स भी हैं। तो क्या बचा? अरेकिडना। जो अरेक्निडा है वो आपका वर्टिब्रेटा की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच? वो ये बोल रहे हैं, आप जो पत्तियों, जैसे पत्तियां आती हैं पौधों के ऊपर, तो किस पैटर्न में आ रही हैं, उसको क्या, उसकी पढ़ाई को आप क्या बोलते हो? उसकी पढ़ाई को बोलते हो फाइलोटेक्सी, ठीक है। क्या कहा जाता है? फाइलोटेक्सी कहा जाता है, अगर आप पत्तियों की व्यवस्था का पैटर्न आप पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट, एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए कुशन का काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है शॉक से, इंजरी से। आपको पता है हमारी बॉडी में आप उसको आप शीट बोल सकते हो, फैट जो है वो आपको शॉक से बचाता है, आपकी सारी बॉडी को कवर करके रखता है, वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कितने ही पतले हो, कितने ही मोटे हो, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो दैट इज फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस? पहली बात तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? आप कह सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब सेल टूटता है, 1 से 2 सेल बनेंगे, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस टूटना शुरू होता है। वो भी 4 फेज में होगा। सबसे पहले होता है प्रोफेज, जो आपसे पूछ रखा है कि सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है कैरियोकाइनेसिस की? प्रोफेज होती है, उसके बाद एस, फिर G2, फिर M, 4 फेजेस थी जो मैंने आपको समझा रखी है फाउंडेशन कोर्स में। तो सबसे पहला कौन सा फेज है? प्रोफेज है, जो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? प्रोफेज, ठीक है। द सिंथेटिक ऑक्सिन, ऑक्सिन आपको पता है ये भी प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ करता है, और ये ग्रोथ करता है जिबरलिंस की प्रेजेंस में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा शेड में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मैं नेचुरल ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। ये सिंथेटिक है जो इंसानों ने खुद बनाया है, जिसका नाम है 2,4-D। इसको आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो, क्या है? हर्बिसाइड, हर्ब्स को मारता है, ये हर्बिसाइड है। A reproductive method in which a single parent is capable of producing offsprings, ऐसा विधि जिसमें एक ही पेरेंट से बच्चे बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? अलैंगिक प्रजनन, सिंपल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, in the context of genetics, what is the primary purpose of pedigree analysis? अनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस का मेन काम क्या होता है? आपको पता है, मतलब मेनली पेडिग्री एनालिसिस क्या है? जब आप एक ही फैमिली को पढ़ रहे हो और ये देख रहे हो कि एक ही फैमिली के अंदर
जनरेशंस के बाद जनरेशंस आई, तो उनमें कौन कौन से चेंजेस इनहेरिट हमने करे, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने इनहेरिट करी हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वजों से। तो पेडिग्री एनालिसिस वही काम आता है जब आप एक ही फैमिली का ट्रैक करते हो हर चीज। तो टू स्टडी एनवायरमेंट का खत्म हो गया, एक फैमिली के ये रहा विद इन अ फैमिली, टू ट्रैक द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट अक्रॉस जनरेशंस विद इन अ फैमिली, यानी आप कह सकते हो कि एक ही परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। नेक्स्ट, when did H.H. Dixon give the first detailed description of cohesion tension theory explaining water transport in xylem? देखो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोहेजन टेंशन थ्योरी, ये वो थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि जाइलम कैसे पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कोहेजन टेंशन थ्योरी किसने दी थी? H.H. डिक्सन ने। सबसे पहली चीज ये दी तो थी 1914 में, दी क्या थी? कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये एक्सप्लेन क्या करती है? जाइलम को ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करती है। ये तीन चीजें ध्यान रखनी है इसी क्वेश्चन से। कब दी थी? 1914 में। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स व्हाट डज कीमेटैक्सोनॉमी प्राइमरीली फोकस ऑन? देखो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप किंगडम्स पढ़ रहे हो, अलग अलग डिवीजन पढ़ रहे हो, कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? कीमो मतलब केमिकल, राइट? अगर आप केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कि बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हो, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल रोल्स, खत्म, ये तो खत्म ही हो गया क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन है नहीं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि देख स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं, केमिकल कंपोजिशन एक ही है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका। हिंदी में अगर आप देखोगे तो रासायनिक संरचना के आधार पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंपोनेंट्स इज और आर टास्क विद कन्वेइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? इनमें से कौन सा पौधों का कंपोनेंट है जिसका काम है पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना? जाइलम ही है, राइट? जाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जेनिटल ओवेरियन हाइपोप्लासिया सिंड्रोम विच इज फाउंड ओनली इन फीमेल्स? वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा आप कह सकते हो जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम है, जिसको मतलब जिसका पूरा नाम तो कॉन्जेनिटल ओवेरियन हाइपोप्लासिया सिंड्रोम है। मैं आपको बता दूं कि ये है आपका टर्नर सिंड्रोम। बेसिकली ये वो होता है जब जैसे फीमेल्स के पास XX क्रोमोसोम है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर ये एक मिस हो जाए, यानी एक सिंगल X क्रोमोसोम हो, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये जन्मजात होता है, यानी ये बर्थ से होगा, कॉन्जेनिटल होगा, इसीलिए इसका नाम है कॉन्जेनिटल ओवेरियन हाइपोप्लासिया सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, मेज में, मक्के में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 20। ये रटने वाला ही है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, रटोगे ही। 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। टोटल पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 20। Which of the following is commonly known as the 4D disease caused by severe deficiency of vitamin B3? विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली जो बीमारी है, जिसको 4D की बीमारी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेलाग्रा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, विटामिन B3 की कमी की वजह से जो होने वाली बीमारी है वो कौन सी है? पेलाग्रा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है? ओके, सबसे पहला, इंक्लूड एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ मिल्क टू इंश्योर सप्लाई ऑफ कैल्शियम, कि कम से कम दिन में आपको एक बार दूध पीना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। इंक्लूड अनकुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द मील्स, खाने में आपको फ्रूट्स भी और कुछ ऐसी सब्जियां जो ना आप बिना पकाए खा सकते हो वो इंक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये भी। सीरियल्स शुड सप्लाई मोर देन 75% ऑफ द टोटल किलो कैलोरी पर कैलोरीज, यानी अनाज टोटल 75% से भी ज्यादा आपको एनर्जी देगा, गलत। बैलेंस डाइट है, हर चीज आपको एनर्जी देगी, यही गलत है। और वैसे भी आप देख लो, इंक्लूड एटलीस्ट 1 और मिनिमम नंबर ऑफ सर्विंग्स फ्रॉम ईच फूड ग्रुप इन ईच मील, हर खाने में हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ एक चीज होनी चाहिए, एक पोर्शन होना चाहिए। दाल,
रोटी, चावल, हर यानी हर ग्रुप से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो यही ऑड वन आउट है, तो देख के ही पता लग रहा है कि गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इनमें से कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है, यानी जो अपनी स्मेल चेंज करके आपको एसिड बेस की पहचान बता देगा। ये आपने पढ़ रखा है, इसमें अनियन ही पढ़ा था, ठीक है, अनियन या रेड कैबेज लीव्स, ये दो पढ़ी थी, तो अनियन इज द करेक्ट आंसर। नेम द ब्लड डिसऑर्डर विच रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, उस ब्लड की बीमारी का नाम बताओ जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन ही कम बनने लगता है। तो ये है थैलेसीमिया। इसके अंदर अगर आप ब्लड आईज भी देखोगे ना, वो रेड मतलब रेडिश नहीं दिखेंगी, व्हाइट दिखेंगी बिल्कुल। आईज का जो लोअर पोर्शन है प्रॉपर व्हाइट कलर का दिखाई देगा, यानी पूरी बॉडी भी बिल्कुल पेल हो जाएगी, येलोइश पे आ जाए। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स प्रेजेंट ऑन 23, हमारे टोटल क्रोमोसोम्स में टोटल जीन्स कितने होंगे जो प्रोटीन बनाते होंगे, यानी टोटल जीन्स की अमाउंट पूछ रहा है। 20,000 से 25,000 के बीच में प्रोटीन्स होते हैं, यानी जीन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में, ध्यान रखना 20 से 25,000 के बीच में जीन्स होते हैं। By which of the following processes do plants release water from structures called hydatodes on the edges or margins of leaves? Leaves की edges पे, margins पे structures होते हैं hydatodes, पौधे उनमें से पानी निकालते हैं। तो किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं? वो प्रोसेस होती है उनकी ग्यूटेशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन। What is the term used to describe the different form of a gene? जैसे एक टॉलनेस का जीन है, एक डॉर्फनेस का जीन है, तो इसके लिए ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलील, ठीक है, एलील के नाम से जानते हैं। Which of the following is the primary function of the cell membrane? इनमें से सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? देखो, सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन एक ही है कि सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजना, राइट, सेलेक्ट करके। तो रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के मार्ग को विनियमित करना। तो गाइज ये थे बायोलॉजी से पूछे गए सभी क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस अगर हार्ड भी थे तो ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे कि आपका एलिमिनेशन से आप उसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट वाज नॉट बिग ऑफ अ डील। लेकिन वो चीज है कि अगर हार्ड था, वो सबके लिए हार्ड था, तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखो, क्योंकि जब सब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत कम परसेंटेज एस्पिरेंट्स की ऐसी होती है जो प्रॉपर एक बैकग्राउंड से होगी कि हाँ 11th 12th आगे तक उन्होंने बायोलॉजी की ले रखी होगी। तो अगर वो हार्ड होगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होगा। सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस या कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। होप फॉर द बेस्ट। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और सारे क्वेश्चंस आपके फाउंडेशन में हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो आपके लिए अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है, हर सब्जेक्ट का ऑफिसर बैच अवेलेबल है आरबीई एप्लीकेशन के ऊपर। तो उसमें क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर मिलेंगे, सबकी पीडीएफ, सबकी ई बुक। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इंडिविजुअल बैचेस पे फोकस करना है, लाइक जनरल अवेयरनेस के बैचेस पे फोकस करना है, या मैथ्स के बैच पे फोकस करना है, या रीजनिंग, मतलब हर एक का बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।